Welcome students in your physics class, and today I am going to start your new chapter number 6, work, energy and power. In this chapter, actually student, these concepts you have studied in previous class also. And firstly we start from work. Basically students, आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे सपोज करिए you are writing, if you are talking, if you are working anything actually, you say that is work actually. लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क की डेफिनेशन अलग होती है, उसको हम अलग तरह से उसको समझते हैं, ठीक है। तो वर्क बेसिकली इज व्हाट व्हेनेवर वी अप्लाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, देन वी से अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स द वर्क हैज टू बी डन। ओके, तो व्हाट इज वर्क अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स? वर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वहाँ उस बॉडी के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट आता है, तब हम उस केस में कहते हैं कि बॉडी पर वर्क किया गया है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स डिस्प्लेसमेंट इज मस्ट एक्चुअली, यानी जब हम फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है वर्क के लिए, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और फोर्स हम कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर, तब उस केस में वर्क ज़ीरो होगा, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक बॉल पर फोर्स लगाता हूँ, बॉल डिस्प्लेस नहीं हो रही है, लेकिन आप बराबर फोर्स लगा रहे हैं, आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है, उसमें आपकी पावर है वो यूज़ हो रही है, और आपका जो कहना ये है कि मेरी एनर्जी आई एम टोटली एग्जॉस्ट, बट अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स वट एवर वर्क यू हैव डन दैट इज जीरो एक्चुअली, बिकॉज देर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द वॉल एक्चुअली, इन द पोजिशन ऑफ द वॉल। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको आप अनदर वे में आप जो इसका डेफिनेशन है आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज वेरी करेक्ट डेफिनेशन एक्चुअली। ओके, तो आई हैव टेकन तो वर्क इज ए व्हाट एक्चुअली, इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट। तो हियर इट इज W इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। So here force and displacement both are the vector quantities, and we have taken the dot product of force and displacement. So this dot product or this scalar product is called the work. Clear? And this dot product of these two vector quantities gives a scalar quantity, that is work actually. Okay, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मोड की फॉर्म में लिख सकते हैं, W is equal to mod of F and mod of S. Okay, cos theta. Here what is this theta actually? This theta is the angle in between the force and displacement. तो इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। क्लियर स्टूडेंट्स? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में भी लगाते हैं और किसी एंगल पर भी हम उस पर फोर्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट को लिया है और इस पर हमने फोर्स लगाया F, ठीक है। इस F फोर्स से हम इसको पुल करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास M है, और अब इसको हम पुल करके S डिस्प्लेसमेंट तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो देयर इज S इज अ डिस्प्लेसमेंट, ओके, and F is a force which is exerted on this object, okay, and this force makes an angle theta with this displacement, यानी जो फोर्स आपने लगाया हुआ है इस ऑब्जेक्ट पर वो किसी एंगल पर लगाया हुआ है, ठीक है। और ये जो एंगल थीटा है ये डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इस केस में हम जो वर्क निकालेंगे वो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, W is equal to Fs cos theta। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ जब हम वर्क लिखने जा रहे होते हैं तो वर्क के केस में जो फोर्स आप लेते हैं, ठीक है, फोर्स आप वही लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। तो वी टेक द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है एक्चुअली वो इससे आप निकालते हैं, W is equal to वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसको आप लेंगे F sin थीटा, ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका ये बनता है जिसको आप लिखते हैं F cos थीटा। तो जब आप वर्क निकालने जा रहे होते हैं तो यू फाइंड दैट कंपोनेंट व्हिच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हियर दिस F cos थीटा इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो व्हेनेवर वी राइट द फॉर्मूला एक्चुअली, तो वी टेक द कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो इससे हमें जो है फोर्स जो फॉर्मूला मिलेगा एक्चुअली, देखिए यहाँ आप देखिएगा W इज इक्वल टू जो मिलेगा, तो कंपोनेंट हमें कौन सा लेना है? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में F cos थीटा कंपोनेंट लेना है। तो दिस F cos थीटा इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ओके, एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज S। तो यहाँ से फॉर्मूला आपका बनता है Fs cos थीटा। इस तरह से हम वर्क का फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला अक्सर आप देखते हैं, ज़्यादातर बुक्स में आपने देखा होगा
एनसीईआरटी की बुक्स में W इज इक्वल टू F इंटू एस लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला आप बहुत जगह यूज करते हैं, F इंटू एस, यानी जब थीटा जीरो होता है, थीटा जीरो मीन्स जब जो फोर्स आप बॉडी पर लग रहा है, ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जब लग रहा होता है, तब उस केस में हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो F है, दिस इज द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैंने सफिक्स में S लिखा है, दिस शोज द दिस फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी दिस S वेक्टर जो शो कर रहा है वो F के उस कंपोनेंट को शो कर रहा है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो इस तरह से हम ये जनरली ये फॉर्मूला हम अक्सर आप देखते हैं बुक्स में लिखा होता है, W इज इक्वल टू F इंटू एस डायरेक्टली, ठीक है। तो ये किस केस में होगा, जब डायरेक्ट आपको गिवन है कि फोर्स का डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तब उस केस में आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करिए फोर्स, इफ द फोर्स इज एक्सर्टेड इज एनी अदर डायरेक्शन, ओके, एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, ठीक है। यहीं से आप देख सकते हैं कि अगर थीटा जीरो हो जाएगा, मैं आगे इसको समझाऊंगा, लेकिन आप देखिएगा थीटा जीरो का मतलब क्या हो गया, यानी F और S के बीच में एंगल जीरो हो गया। जब F का S के साथ एंगल जब जीरो होगा तो F S की ही अलोंग होगा, यानी F जो है S दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तब आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, वो W इज इक्वल टू Fs मिलता है यहाँ से, क्योंकि थीटा जीरो है और cos जीरो की वैल्यू 1 होगी। इस तरह से W इज इक्वल टू Fs आपको मिलेगा, क्लियर। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं SI यूनिट की। तो जो वर्क का SI यूनिट होगा वो इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, F इंटू एस से। F इंटू एस से हम जब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यूटन मीटर मिलेगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा मीटर, क्योंकि एक लेंथ है तो न्यूटन मीटर आपको मिलता है, ठीक है। और इसको हम जूल में भी मेजर करते हैं। तो दिस एंड न्यूटन मीटर एंड जूल इज SI यूनिट, ओके, एंड यू कैन आल्सो राइट 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। So what is 1 joule? 1 joule is that work whenever we applied 1 Newton force, and if there is a 1 meter displacement, then the work is done is 1 joule actually. तो जो वर्क उस पर किया गया है वो 1 joule वर्क होगा। तो 1 joule का डेफिनेशन अक्सर 1 मार्क में आ जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि whenever we applied 1 Newton force on an object, okay, and if there is a 1 meter displacement, then burden will be 1 joule. Clear? तो ये 1 मार्क में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसको आप याद करिए। अच्छा, इसका डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल सकते हैं, इसी से हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, जो इसका फार्मूला है उसी से हम इसी फिजिकल रिलेशन से हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं। क्योंकि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ है, लेंथ का होता है L। तो इस तरह से हम देखेंगे, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको ये पावर ऐड हो जाएंगी, L का पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो पावर ऐड होने के बाद में क्या मिलेगा आपको, L स्क्वायर मिलेगा। तो ML/T-2, इस तरह से ये डायमेंशनल फार्मूला भी हम डिफाइन कर लेते हैं इसी फार्मूले से। यूनिट भी इससे फाइंड किया हमने और डायमेंशनल फार्मूला भी इससे फाइंड किया। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, कुछ केसेस मैंने लिए हैं। इफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, इट मींस व्हाट, force and displacement both are along the same direction, clear, then what will be work, then W is equal to Fs cos theta, theta 0 लिया, cos 0 की वैल्यू होती है 1, so you get W is equal to F into S. Similarly students, we have taken the another case, theta is equal to 1 when theta is 190. 190 means what, कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ है और फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ लग रहा है, यानी दोनों के बीच में 180 का एंगल है, ठीक है। तब उस केस में क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये जो एंगल होगा वो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 180 एंगल बनता है तब उस केस में स्टूडेंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं, वर्क किस तरह से फाइंड करते हैं, इसके लिए मैंने समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल लिया है। फाइंड द बर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन मास 10 किलोग्राम व्हेन डिस्प्लेसमेंट बाय ओके 5 मीटर व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर, ओके। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें बर्डन निकालना है। दो केस है यहाँ पर, एक तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया वो निकालना है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क किया वो निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, जब कोई बॉडी मूव करती है, जैसे सपोज करिए कोई कार है और वो रोड पर मूव कर रही है, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स भी उस पर वर्क करता है, बॉडी पर, कार की बॉडी पर, और जो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं बाय एक्सीलरेटिंग एक्चुअली, और वो भी उस पर वर्क करता है। तो दोनों में आपको फर्क ये नजर आएगा कि एक वर्क पॉजिटिव होगा, दूसरा वर्क नेगेटिव होगा। एक्चुअली जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो नेगेटिव वर्क है, और जो आप एक्सटर्नल फोर्स कार पे लगा रहे हैं उसको एक्सीलरेट करने के लिए वो पॉजिटिव वर्क करेगा एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वही फाइंड करना है, वही चीज़ हमें निकालनी है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा स्टूडेंट, जो इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों ही एक दूसरे के 180 डिग्री पर होंगे, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे, और दोनों के बीच का एंगल होगा एक्चुअली वो 180 होगा। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है किसी बॉडी पर, वो उस बॉडी को मूव कराने के लिए कर रहा है एक्चुअली। तो यहाँ
जो बॉडी के मोशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल वर्क है वो एक्सटर्नल फोर्स है। यानी कि सपोज करिए अगर बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और इसी डायरेक्शन में इसका एक्सटर्नल फोर्स भी है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी को मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन इस बॉडी पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है जो कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है और इस फ्रिक्शन फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल है वो 180 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो इस 180 डिग्री को हमें समझना है। We have taken here 10 kilogram object here and we applied 5 F is equal to 50 Newton force. Now displacement is along this direction in this body. Body comes over here, okay, and displace 5 meter. तो यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया गया 5 मीटर, बॉडी यहाँ पहुँचती है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि बॉडी और बॉडी का जो ये कांटेक्ट सरफेस है, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जिसका डायरेक्शन ये होगा, तो ये एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस पर। तो हमें गिवन है न्यू इज इक्वल टू 0.1, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में गिवन है 0.1 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, जब बॉडी मूव करने लगती है तब उस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक होगा बॉडी के अंदर? जब तक होगा जब बॉडी जब तक रेस्ट में है, जब तक मूव नहीं कर रही है। आप उसको फोर्स लगाना शुरू कर दिया आपने, ठीक है, एक बॉडी है जिस पर आपने फोर्स लगाना शुरू कर दिया, आप फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3 न्यूटन से इंक्रीज कर रहे हैं। आप देखते हैं 3 न्यूटन जैसे ही फोर्स बॉडी के ऊपर लगता है, बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे जो इस पर मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इसका 3 न्यूटन है, इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? और इस फोर्स के बाद बॉडी जस्ट मूव करने मोशन में आ जाती है, ठीक है, और मूव करना शुरू कर देती है। बाद में आप फोर्स की वैल्यू ओके स्टूडेंट्स, तो दिस friction, limiting friction we have calculated from this formula mu into n, because this n is equal to m into g. Okay, so what I am talking about, I am talking that this n is the normal reaction and this normal reaction will always be perpendicular to the surface at which we have placed the object. Actually this object is placed this on this surface, so this normal reaction will be along this direction. It makes 90 degree angle with the surface. If your surface is inclined, okay, and object is placed over here, then you will see here this normal reaction will be along this direction. It makes 90 degree angle with this surface, with this inclined plane. So this normal reaction depends on the depends on the surface at which the object is placed. Clear? And here this n is equal to m into g, and this m is what? How we can calculate the formula of this normal reaction? Because this normal reaction will be along this direction, weight will be just opposite direction. Okay, it will be downward. So this normal reaction will be equals to mg. Weight के equal होगा। ठीक है, here this m is the mass of the object and g is the acceleration due to gravity. So we have given this mass of object is 10 kg, so it becomes 10 into g, and g is 10, so it becomes 100 Newton, and you can calculate easily. F limiting friction is equal to 0.1. 0.1 is the 0.1 coefficient of friction, and 100 is the normal reaction, so it becomes 10 Newton. This is the maximum friction force. So students, we have calculated the maximum friction force. We can find out the work done by this maximum friction force, क्योंकि इसके बाद फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होता है, जो वैल्यू इसकी है वो कांस्टेंट है, और इस फ्रिक्शन फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क किया वो हमें फाइंड करना है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क कितना होगा, F into S होगा सिंपली। F is external force which we have given here 50 Newton, clear, and 5 is the displacement, so it becomes 50 into 5 250 joule. F friction के थ्रू कितना वर्क हुआ, it will be just opposite direction, so we have taken the negative sign here, minus F limiting friction into S. So what is this limiting friction? It is 10, and minus 10 into 5, so it becomes minus 50 joule. तो क्लियर स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा आपको। जो फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, उसके थ्रू जो वर्क हुआ वो नेगेटिव वर्क हुआ, उसको हमने नेगेटिव लिखा, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो वर्क डन है वो किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर डिपेंड करता है, किस टाइप का फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है और किस फोर्स के लिए आप वर्क निकालने जा रहे हैं। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स के लिए निकालने जा रहे हैं तो वर्क डन इस तरह कैलकुलेट होगा, 250 जूल आएगा, और अगर आप फ्रिक्शन फोर्स के लिए निकालने जा रहे हैं तो वर्क इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? इसके बाद हमने नेक्स्ट केस लिया है, इफ थीटा इज 90 डिग्री अगर एंगल है किस के बीच में, F और S के बीच में, यानी F और S बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then how we can calculate a work? This work is equal to Fs cos 90, because theta is 90 here, so it becomes 0. So W work becomes equals to 0. Okay, so whenever angle is 90 in between the force and displacement, you get 0 work. There is no work. Okay, इसके लिए भी मैंने एग्जांपल यहाँ लेकर के समझाया है।
फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन से कितना वर्क होता है या कितना वर्क करते हैं वो हमें फाइंड करना है। फिर से हमने जो पहले एग्जांपल लिया है ऑब्जेक्ट का 10 किलोग्राम का, वही सेम एग्जांपल हमने यहाँ लिया। तो 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट आपने लिया, ठीक है, इस पर फोर्स लगाते हैं 50 न्यूटन, ये डिस्प्लेस होकर 5 मीटर तक पहुंचता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम जो निकालने जा रहे हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स मेक्स एन एंगल 90 डिग्री with this displacement which is 5 मीटर along this direction। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन जस्ट उसके नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, थीटा 90 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वर्क डन निकाल सकते हैं बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट बिकम्स Fg into S, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर, एंड cos 90 because थीटा is 90, so you get 0। तो by gravitational force work done will be 0। Similarly students by normal reaction what will the work actually? normal reaction का डायरेक्शन ये होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है, इस तरफ है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वर्क 0 मिलता है हमें और नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू भी वर्क आपको 0 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, W। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। Okay, now our next topic is work done by variable force. Let's suppose students we have given the force is equal to 2x. Here x is a variable, okay, and the values goes from 1 to 3. 1 से 3 तक इसकी वैल्यू में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो it varies from 1 to 3. 1 to 3 means 1.2 भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है, इस तरह से वैल्यूज, और 2, 3, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैल्यूज x की है वो चेंज हो रही है 1 to 3। जब 1 से 3 तक इसकी वैल्यू चेंज होगी तो आप ये देखेंगे फोर्स की वैल्यू भी वेरिएबल होगी। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो वेरिएबल फोर्स आपको मिलता है, ठीक है, बिकॉज दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन x एंड x इज अ वेरिएबल फंक्शन एक्चुअली, ओके। अब इस तरह के केसेस में हम किस तरह से वर्क निकालते हैं जब फोर्स वेरिएबल होता है, ठीक है, वो आपको समझना है। हियर वी कैन नॉट यूज द गिवन फार्मूला। जो आपका फार्मूला है जो मैंने बताया था आपको, वो एक्चुअली यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पर यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये दिस इज द फार्मूला फॉर द कांस्टेंट फोर्स बिकॉज़ F इज अ कांस्टेंट फोर्स हियर। तो दिस फार्मूला इज ओनली फॉर द कांस्टेंट फोर्स हियर। तो हियर वी विल फाइंड द फार्मूला फॉर द वेरिएबल फोर्स, ओके। तो बाय इंटीग्रेशन मेथड, let's suppose friends we have taken this FS graph, this on FS graph we see this force is a variable force here। तो this curve is showing the variable force। यहाँ पर वैल्यू फोर्स की वैल्यू F1 है, यहाँ F2 है, यहाँ F3 है, यहाँ पर F4, इस तरह से फोर्स की वैल्यू वेरिएबल है, क्लियर, फॉर द डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, ओके। स्टूडेंट्स, इन दिस ग्राफ वी हैव टेकन a strip, we have taken this strip here which having width is dx। तो इसका जो width है वो कितना है, dx है, और लेंथ कितना है इसका, वो f है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, this length shows the force and this width shows the displacement। तो this width is a small actually, तो सिर्फ displacement is small। तो for a very small displacement, okay, what will be the work actually, okay। तो for this very small displacement this f remain constant actually, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, और इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पर इस फोर्स की वैल्यू हमने ले ली है F4। इसी तरह से इस स्ट्रिप के लिए जो फोर्स है वो F3 है, इस स्ट्रिप के लिए फोर्स F2 है, और इस स्ट्रिप के लिए F1 है। यानी कि फोर्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक F1 रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है। इसी तरह से F2 यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, इसलिए F3 यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, F4 यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। तो dx के लिए जो वैल्यू हम फोर्स की ले रहे हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव करती है, ठीक है, तो यहाँ इस ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहता है, वो एक कांस्टेंट फोर्स होता है, ठीक है, फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड से हम किस तरह से वर्क डन फाइंड करते हैं, किस तरह से हम जो है वेरिएबल फोर्स को जो है हम ऐड करते हैं, यहाँ पर आपको ये समझना है। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा,
जो स्ट्रिप हमने कंसीडर किया है, ये स्ट्रिप, पहले हम इस स्ट्रिप की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप होगा सिंपली f into dx, क्योंकि दिस स्ट्रिप इज ए रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक्चुअली इज इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। और रेक्टेंगल का जो एरिया निकालते हैं हम किस तरह से निकालते हैं, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू विड्थ एक्चुअली। तो here this width is dx and length is f, so the area of strip becomes f ds, which is a very small area, okay, and this fs curve gives the work actually, जो fs curve under area under the fs curve gives the work, so this is area of small strip very small actually, so work done will be also small, we are taking this dw, तो जो curve actually जो एरिया है अंडर द कर्व, दिस एरिया गिव्स द वर्क, ओके, मैंने यहाँ लिखा भी है W इक्वल टू एरिया अंडर एफएस कर्व, तो जो वर्क डन है वो हम एरिया से निकाल लेते हैं, जो एफएस कर्व के अंडर में जो भी एरिया लाई करता है उससे हम वर्क फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हियर दिस विल बी स्मॉल बिकॉज एरिया ऑफ स्ट्रिप इज स्मॉल, सो वर्क डन विल बी आल्सो स्मॉल, वी हैव टेकन हियर दिस dw, सो दिस dw इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू f ds, समझ में आ गया। इस तरह से हम वर्क निकाल लेते हैं, स्मॉल वर्क है, स्मॉल स्ट्रिप के लिए स्मॉल वर्क हो गया इस स्ट्रिप के लिए, ठीक है। इसी तरह से हमने और भी अदर स्ट्रिप्स कंसीडर कर लिया हमने, ये एक dx हो गया, इसका जो एरिया है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट dx है, अनदर डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हमने ये स्ट्रिप ले लिया, उसके अलावा हमने अनदर डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से हमने डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट लिए, dx हमने लिए, ओके, काफी सारे स्ट्रिप्स हमने यहाँ ले लिए। तो अब यहाँ स्टूडेंट्स हमें समझना है कि इसके लिए जो वर्क हमने फाइंड किया, dw फाइंड किया इस स्ट्रिप के लिए, इसी तरह से इसके लिए भी dw होगा, इसके लिए भी dw होगा, इसके लिए भी dw होगा, और इन सभी को हमें ऐड करना है क्योंकि हमें टोटल वर्क फाइंड करना होगा, ठीक है। जब एक स्ट्रिप का एरिया हमें स्मॉल वर्क देता है, ठीक है, तो टोटल एरिया से हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा, ठीक है। तो इस एरिया से हमें स्मॉल वर्क dw मिला, ठीक है। तो टोटल एरिया की बात करेंगे, टोटल एरिया अंडर दिस कर्व will gives the total work, clear। तो टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, सभी का सम ले लेंगे, सभी को हम ऐड करेंगे, तो दिस टोटल एरिया विल बी इक्वल्स टू f1 dx, क्लियर। पहले हम इस फोर्स की f1 की बात करते हैं, तो f1 के लिए जो वर्क होगा f1 dx होगा, f2 ने कितना वर्क किया f2 dx, f3 ने कितना वर्क किया f3 dx, और f4 ने कितना वर्क किया f4 dx, इस तरह से अप टू इनफाइनाइट, अप टू सो ऑन, ओके। तो और भी अदर फोर्सेस के लिए आप निकाल सकते हैं, तो सभी को हमने ऐड कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स, दिस मेथड इज कॉम्प्लिकेटेड, एक्चुअली वी यूज द इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड क्या कहता है कि जो स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं, ओके, फ्रैक्शंस होते हैं, उनको हम ऐड कर लेते हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन से हम क्या करेंगे, इन सभी वर्क्स को हम ऐड कर लेंगे, तो इस ऑपरेटर का हम यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, ओके। तो दिस इंटीग्रेशन विल गिव द सम ऑफ ऑल द वर्क्स एक्चुअली, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना, टोटल वर्क, और दिस टोटल वर्क डन डिनोटेड बाय w इज इक्वल टू integration of f dx. This f dx is a small work, okay, and we have we add all these small works, okay, from the limit x1 to x2. तो कहां से कहां तक हमें इसको ऐड करना है, हमें टोटल वर्क निकालना है, यहां से यहां तक जो वर्क हुआ है वो हमें निकालना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वर्क निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो वर्क कैसे फाइंड करते हैं हम, द एरिया अंडर दिस कर्व, दिस होल कर्व गिव्स द टोटल वर्क, तो इसके अंडर में जो भी एरिया लाई कर रहा है वो हमें वर्क देगा, ठीक है। और इस टोटल एरिया को हमने ऐड कर लिया किससे, इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है। सो दिस वैल्यू विल बी द टोटल, सो वी कैन राइट दिस w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f ds एंड लिमिट गोस फ्रॉम x1 टू x2, बिकॉज़ हमें x1 से x2 तक वर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका लिमिट कहां से कहां तक है, x1 से x2 तक, ठीक है। तो इस तरह से ये वेरिएबल फोर्स के लिए हम वर्क का फार्मूला फाइंड कर लेते हैं, क्लियर। यहाँ नोट करके मैंने लिखा भी है, एरिया ऑफ एफएस ग्राफ गिव्स द वर्क, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द आई हैव टेकन सम न्यूमेरिकल्स हियर। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम गिवन ग्राफ। एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, एफएस ग्राफ है, इससे आपने वर्क फाइंड करना है। एफएस ग्राफ जो कर्व आपको गिवन है, इसमें आप देखिएगा दिस इज द रेक्टेंगल एंड दिस इज ट्रायंगल, ठीक है। तो दिस कर्व, द एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स द वर्क, तो सिंपली हम इसका एरिया निकाल लेंगे, हमें वर्क मिल जाएगा। तो हम टोटल वर्क फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो फर्स्टली विल राइट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ width and length, okay, length and width, so it becomes what, this is 10 and this is 5, width is 5, breadth is 5 and length is 10, so it becomes what, 50, 10 into 5 50 plus area of triangle क्या होगा, half into base into height. तो what is base, base is 5 and height is 10, so it becomes half into base into height. Clear? 50 plus 2 से cancel out हो जाएगा 10, 5 times जाएगा, so it becomes 25, finally get 75. It's a very simple question, okay? 75 जूल. तो इस तरह से वर्क आपने फाइंड कर लिया. ठीक है, तो हमने एरिया फाइंड करके वर्क फाइंड किया. इसी तरह से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैंने शुरू में जो समझाया था आपको, f = 2x, वही मैंने यहाँ पर रिपीट किया है. अब ये न्यूमेरिकल हमने लिया है. f = 2x आपको गिवन है, सपोज करिए. तो फाइंड वर्क डन फ्रॉम x1 = 1 मीटर टू x2 = 3 मीटर. ये आपको लिमिट गिवन है. x1 से x2 तक आपको वर्क निकालना है, टोटल वर्क कितना हुआ. ठीक है, तो हियर फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स, सो विल यूज दिस फार्मूला. सिंपली हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर लेंगे. w = f ds and limit goes from integration f ds, limit goes from x1 to x2. Okay, and what is this f you have given 2x dx. Students, one thing is very important, okay, to understand here. We remove this dot. actually dot को हम हटाएंगे. क्यों हटा देंगे, चलिए डॉट को यहाँ मैंने हटा दिया. why we remove this dot, because force and displacement both are the same direction. क्योंकि force क्या है, force depend on x actually. तो force x के डायरेक्शन में है, यानी x क्या है यहाँ पर, what is x is the displacement. तो जब force displacement के डायरेक्शन में होगा तब उस केस में डॉट हम हटा देंगे, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा 0 हो जाएगा तो सिंपली w आपको मिल जाएगा f into s मिल जाएगा. ठीक है, क्लियर. तो 2x and dx हो जाएगा. अब 2x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो 2 को आउटसाइड ले लेंगे, बिकॉज़ दिस 2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी हियर, एंड x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x² 2 हो जाएगा. लिमिट गोस फ्रॉम 1 to 3, सो इट बिकम्स व्हाट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. x² लिमिट गोस फ्रॉम 1 to 3, लिमिट पुट करेगा 3² हो जाएगा, पहले अपन लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, फाइनली यू गेट 8 जूल. ये आपको 8 जूल आपको आंसर मिल जाएगा. दिस 8 जूल इज द वर्क, okay, by this force. Now students, I have given you a numerical. इसको होमवर्क में आपको दिया है. f = 0.5x + 10 है. w आपको फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है. लिमिट गोस फ्रॉम x1 = 2 मीटर टू x2 = 5 मीटर. ओके, इस क्वेश्चन को आपको करना है. नाउ आई विल, ओके, टेल यू द नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू सो मच.